मतलब बकरी चुरा रहे हैं, खरगोश चुरा रहे हैं, खाना चुरा रहे हैं, बिस्तरों पर लेट रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है ये छात्र जो है बांग्लादेश के कोई जंग जीत रख के आए हो। बाकी जब शेख हसीना के घर को लूटा गया तो लोग इस तरह की चीजें लेकर उसके साथ अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। आप इनकी मेंटालिटी को क्लियरली समझ सकते हो। Or some of these protesters then entering the Prime Minister's residence, and there you can see them sleeping on Hasina's bed. And उन्होंने हमें भी निकाला और उन्होंने हिंदुस्तानियों को भी निकाला। जैसे हमें निकाला ये 71 में, आज की तारीख में ये हिंदुस्तानियों का आउस्टर है, क्योंकि ये इफेक्टिवली हिंदुस्तान की प्रॉक्सी आयरन लेडी थी। पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं कि बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। जिस आदमी ने, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उस आदमी का स्टैचू, उस आदमी की मूर्ति, उस आदमी का बुत बांग्लादेशियों ने खुद तोड़ दिया। इंडिया की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है अल्लाह के फजल से। इंडिया हैज लॉस्ट बांग्लादेश, ये ना भूले, इंडिया हैज लॉस्ट बांग्लादेश। अरे उसके स्टैचू का, उसके बुत का टूटने से तुम्हें क्या फायदा? उसने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया बेवकूफों। मुझे एक दफा एक बांग्लादेशी सहाफी ने खुद बताया, मैंने उन्हें कहा पाकिस्तान क्यों नहीं आते, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आपस में इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, आप क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा अगर हम बांग्लादेश में पाकिस्तान के वीजा के लिए अप्लाई करें तो हमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहले रॉ के ऑफिसर्स के इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। इनके प्रा ये घुस गए काबुल में, इनके प्रा, इनको बड़ा मजा आ रहा था कि हमारे प्रा काबुल घुस गए। प्रा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। लो जी, ये होती है अवाम की ताकत, ठीक है जी, ये होता है इंकलाब। आप ये देख लें कि जिस तरह की सिचुएशन थी बांग्लादेश की, अवाम कब तक सब्र करती, फिर अवाम का रिएक्शन आया और इस तरह का रिएक्शन ख़तरनाक आया कि हुकूमत को ही गिरा दिया गया, ठीक है जी। फ़ौज भी कितना देर अवाम का सामना करती, ठीक है। दुश्मन देश का तो फ़ौज मुकाबला कर लेगी, उन पर तो गोलियां चला लेगी, अपनी अवाम पे, अपने मुल्क की फ़ौज गोलियां नहीं चला सकती, ठीक है। फिर बांग्लादेश की अवाम के सामने फ़ौज कितना देर सामना करती, फिर उनको भी माननी पड़ी अवाम की, ठीक है, झुकना पड़ा अवाम के आगे। तो उन्होंने हसीना वाली को टाइम दे दिया 45 मिनट का कि आप भी कुछ करो, सोचो और अपना इस्तीफ़ा दो। हसीना वाली ने इस्तीफ़ा दिया और वो चले गई हिंदुस्तान। आपने देखा है कि अवाम, जो भी मुल्क अपने अवाम पे जुल्म करता ना, जब अवाम सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है ना अवाम का, और वो फिर इकट्ठे होकर निकलते हैं, तो फिर जितना मर्जी पहाड़ सामने खड़ा हो वो उसको भी रेज़ा रेज़ा कर देते हैं। आप देख लें कि अवाम बांग्लादेश की और बांग्लादेश की आर्मी ये आमने सामने हो गए थे। आर्मी का टारगेट था कि हसीना वाजिद को बचाया जाए, मगर अवाम ने ठान लिया था कि इसकी हुकूमत को हमने ख़त्म करना है। इसने तो सारी जो फसाद की जड़ है ना वो हसीना वाजिद है, इसने हमारे मुल्क को तबाह किया हुआ है, ठीक है जी। इसी वजह से अवाम का भरपूर रिएक्शन आया और हसीना वाजिद को अपनी गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी, उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। उनको अपना मुल्क छोड़ने की ये सज़ा मिली है कि आप देख लें कि उसके किसी के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं थे। अमेरिका भी हसीना वाजिद से नाराज़ है, वो भी मुझे लगता है उसको पनाह नहीं देगा। अब वो सीधी हिंदुस्तान गई है, देखो हिंदुस्तान कितने दिन रहती है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बहुत सपोर्ट किया था हसीना वाजिद को, हर लिहाज से हिंदुस्तान की सपोर्ट थी हसीना वाजिद के साथ, ठीक है जी। मगर अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है जो आपके सामने है। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं कि बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। जिस आदमी ने, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उस आदमी का स्टैचू, उस आदमी की मूर्ति, उस आदमी का बुत बांग्लादेशियों ने खुद तोड़ दिया। पाकिस्तानी खुश हो गए। हल्के लोग हैं दोस्तों, हल्की कौम है, सी कैटेगरी की बी ग्रेड कौम है। अरे उसके स्टैचू का, उसके बुत का टूटने से तुम्हें क्या फायदा? उसने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया बेवकूफों। तुम्हारा जो देश है उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसका बुत टूटे ना टूटे उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी फौज तो पहले उसको धोखा दे चुकी है, तुम्हारे भंगड़ा डालने से क्या फर्क पड़ता है? 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर करा कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है, 71 में, और 75 में उसी की फौज ने उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। 1975 यानी कि आजादी के 4 साल के बाद उसी की फौज ने उसी का कत्ल कर दिया। यार तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो पाकिस्तानी, और बड़े ट्विटर पे जाकर बड़ा शेर बन रहे हैं कि ये हो गया और ऐसा हो गया और हमारा उनके साथ रिश्ता है कलमा वाला। जब तक पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते, अपनी औकात पे नहीं आते, यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान घुसे थे। यही पाकिस्तानी थे
यही पाकिस्तानी पंजाबी, यही मोटे लाहौरी, यही अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे थे दोस्तों, जब ये कह रहे थे ओ वो भी अगस्त का महीना था, दैट वाज 15 अगस्त, ठीक है जी। ओहो बड़ा मजा आया, हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, साढ़े तक मुसलमान भरा हैं, इनके भरा ये घुस गए काबुल में, इनके भरा, इनको बड़ा मजा आ रहा था कि हमारे भरा काबुल घुस गए, भरा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। तलत साहब, आज एक बंगाली दोस्त ने जब ये वाकया हुआ 1:30 बजे मैडम हसीना वाजिद चली गई तो उन्होंने कमेंट किया, और एक बड़ा मुख्तसर कमेंट था लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है। उन्होंने ये कहा, अगरतला से अगरतला तक का सफ़र, लेकिन इसमें 57 ईयर्स लगे, ठीक, 1968 से लेकर 2024 तक। एंटी इंडिया का सेंटीमेंट जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और उसकी एक वजह है, और उसकी वजह मेरा ख्याल है खुद मैडम हसीना वाजिद की पॉलिसीज़ जो रही हैं पिछले 15 साल से, वो ये हैं, उन्होंने जितनी अपोजिशन थी तमाम को दबाया, स्पेशली जमात इस्लामी, उनको भी रिसेंटली बैन किया, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट, रॉ की इन्वॉल्वमेंट इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द बांग्लादेश इतनी ज़्यादा है कि मुझे एक दफ़ा एक बांग्लादेशी सहाफ़ी ने खुद बताया, मैंने उन्हें कहा पाकिस्तान क्यों नहीं आते, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आपस में इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, आप क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा अगर हम बांग्लादेश में पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो हमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहले रॉ के ऑफिसर्स के इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है बांग्लादेश के अंदर। जी, बांग्लादेश के अंदर। ये मुझे वहाँ के एक सहाफ़ी ने बताई, उसके अलावा कुछ और वहाँ के लोगों ने, उन्होंने भी इसी तरीके के जिक्र किया। तो मेरा ख्याल है ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट पहले भी था, लेकिन मैडम हसीना की पॉलिसीज़ की वजह से पिछले कुछ सालों से बढ़ता गया। और जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि पिछले 2-3 हफ्तों में ये सिचुएशन डेवलप हुई, आई वुड से कि ये पिछले 2-3 हफ्तों में तो ज़रूर डेवलप हुई, लेकिन ये इसका फ्लैश पॉइंट था, जबकि ये सिचुएशन, ये लवा पक रहा था बहुत सालों से, ठीक। और उसके पीछे ये जो कोटा सिस्टम है, ये तो पहले भी आया था, आज से कोई 3-4 साल पहले भी उठा था, लेकिन उस वक्त इतने हालात ख़राब नहीं हुए थे। देखें, इंडिया का इंटरेस्ट तो बिल्कुल खुली किताब की तरह, हेजमोनिक डिज़ाइन है उसके। इंडिया क्या करता है अपनी नेबरिंग स्टेट के साथ, इंडिया पूरे साउथ एशिया में क्या करता है, जहाँ पे उसका बस चलता है, जिस कौम को वो दबा सकता है उसको दबाओ। पाकिस्तान से तो यही मसला है ना उसका, यदि हम उसके दबाव में नहीं आते। तो यही चीज़ है कि बांग्लादेश के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको अनफॉर्चुनेटली अपनी प्रॉक्सी बना के रखना चाहते हैं, सैटेलाइट स्टेट का दर्जा दे के रखना चाहते हैं, और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं पिछले काफ़ी सालों के साथ। कंसिडरिंग ये वाकयात हुई, इतनी कामयाबी तो नहीं है, लेकिन हसीना वाजिद की मौजूदगी में उनको लग रहा होगा कि बहुत कामयाब, बहुत ज़्यादा। इतने ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं। आज सुबह 7 बजे एक ढाका से किसी दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आज इट्स गोइंग टू बी द डे ऑफ लिबरेशन। तो मैंने कहा ठीक है, ये काफ़ी दिनों से लोग होपफुल हैं, शायद कोई ऐसा ही होगा, लेकिन ये है कि उसके बाद घंटों के अंदर जो सिचुएशन बदली, तो मेरा ख्याल है ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी बने। एंड आई मस्ट कमेंट बांग्लादेश आर्मी ऑल्सो, उन्होंने बहुत सेंसिबल काम किया, मुजाहरा किया। एक्चुअली उन्होंने एक बफर स्टेट क्रिएट किया, उनको मैडम हसीना वाजिद को एक सेफ एग्जिट किया। अब आर्मी चीफ जो स्टूडेंट रहनुमा है, जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत जमासाल किस्म की तहरीक है, उनकी खवातीन इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रही हैं और बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहां पर हिंदुस्तान, उन रियासतों में हिंदुस्तान का बड़ा मसला रहता है। तो हसीना वाजिद वो काम भी तो कर रही थी कि आपको हम सहूलत फराहम करते हैं, या आपको, सो दे हैड अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एज वेल। यस, दे हैड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, फिर उनके ट्रेड रिलेशंस हैं, फिर बहुत सारी और चीजें हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उन्होंने उनको अपनी प्रॉक्सी स्टेट बनाया हुआ था, उनको अपनी सैटेलाइट स्टेट बना के रखा हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ द बांग्लादेश, मेरा ख्याल है मैडम हसीना, ये बांग्लादेशी लोगों का ख्याल है कि उनको इंडिया को पूरा फैसिलिटेट कर रही थी। इसके लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार, कमाल हो गया। देख ले आप किस तरह की, मैं कह रहा हूँ कि यार अवाम किस तरह यार जोशो खरोश के साथ जश्न मना रही है कि जी पता नहीं उन्होंने एक नया मुल्क की फतह कर लिया है। ठीक है जी, उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीती है, कोई इस तरह की सिचुएशन है अवाम की। आप देख लें, उन्होंने पहले हसीना वाजिद को निकाला है, आर्मी और अवाम बांग्लादेश की आमने सामने थी, कितने दिन का प्रोटेस्ट हो रहा था, कितने दिनों से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कितने लोग मारे भी जा चुके थे, कितने लोग ज़ख्मी हुए थे। आखिर आर्मी भी थक गई। आर्मी ने सोचा कि हम अपने वहाँ पे गोलियाँ नहीं चला सकते,
दुश्मन के साथ आर्मी मुकाबला कर सकती है, किसी भी देश की आर्मी अपने दुश्मन के साथ मुकाबला कर सकती है, अपने अवाम के साथ मुकाबला नहीं कर सकती, अपने अवाम के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हमने गोलियां किस पे चलानी, अपनी अवाम पे, अपने मुल्क में। आर्मी ने फिर हथियार डाल दिए अवाम के आगे और उन्होंने हसीना वाजिद को अल्टीमेटम दे दिया कि 45 मिनट है आपके पास, आपने निकलना है इस मुल्क से। ठीक है जी, हसीना वाजिद ने फिर स्पीच किए बगैर ही निकली है। ठीक है जी, और राफेल जो इंडिया के राफेल तैयारे हैं उन्होंने उसको सिक्योरिटी दी है और वो जाके सीधा एयरपोर्ट उतरी है इंडिया के। अब इंडिया कितने दिन रहेंगी इसकी कोई अभी तक पता नहीं है, क्योंकि इंडिया की हसीना वाजिद को बहुत सपोर्ट थी। इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया था हसीना वाजिद को, बांग्लादेश को। हसीना वाजिद की वजह से इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी बांग्लादेश में। अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा हसीना वाजिद का, ये तो अल्लाह ही जानता है। बाकी हसीना वाजिद ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, क्योंकि अमेरिका भी हसीना वाजिद से नाराज़ है, हिंदुस्तान भी उसको पनाह नहीं देगा ज़्यादा देर तक। ठीक है जी, अफ़गानिस्तान वो जाएगी नहीं। ठीक है, किसी भी देश ने, चाइना में भी नहीं जाना उसने, पता नहीं कौन रखेगा, कहाँ जाएगी, क्या उसका मुस्तकबिल है, ये तो कोई पता नहीं है। और आप देख लें अवाम का रिएक्शन, देख लें कि अवाम ने जो ये मुजीबुर रहमान है उसके पुतले पे चढ़े हैं। ठीक है जी, चढ़ के उनको तोड़ फोड़ किया है, उसके जूतियों के हार डाला उसके गले में। ठीक है जी, अवाम इतना जोशो खरोश अवाम ने, जैसे उन्होंने कोई नया मुल्क नहीं बना लिया, नया मुल्क। ठीक है जी, कोई नया मुल्क फतह कर लिया, कोई जंग जीत ली बहुत ज़्यादा। देख लें किस तरह वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसे हैं। ठीक है जी, वहाँ पे जाके जो जिसके हाथ में लगा उसने वो उठाया। ठीक है, बकरी ले गए, मोर ले गए, बेडशीट ले गए, गद्दे ले गए, अचार ले गए, जो भी चीज़ें उनके हिस्से में आई वो सब ने अपने हिस्सा ज़रूर डाला और बड़े खुशी के साथ। ये शर्मनाक मुकाम है। ठीक है यार, आपका प्रोटेस्ट हुआ, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने हसीना वाजिद को निकाल दिया, ठीक है, हो गए मामला, मगर आप अपने मुल्क के नुकसान क्यों कर रहे हो, अपने मुल्क के नुकसान कर रहे हो। ठीक है जी, ये अच्छी बात नहीं है। जो इस तरह की सिचुएशन होती है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है जी, असम्बली हाउस चले गए आप। ठीक है जी, वहाँ पे तोड़ फोड़ की आप लोग, इन्होंने बांग्लादेश के अवाम ने, मतलब पता नहीं उनको किस चीज़ का गुस्सा था यार, बहुत गुस्सा था। ये इनके जो ये सूरत जब देखिए ना, तब भी पता चला कि इनको किस चीज़ का गुस्सा था। आप देखो, वो हसीना वाजिद से शुरू से ही नाराज़ थे, वो अपने आप को कंट्रोल करते आ रहे थे, कंट्रोल करते आ रहे थे, और हसीना वाजिद उनका फ़ायदा उठा रही थी, उनको दबा के रखा हुआ था, क्योंकि आर्मी उनके साथ थी। मगर जब अवाम का रिएक्शन आया, फिर आर्मी भी कुछ ना कर सकी, आर्मी कुछ ना कर सकी। अब वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। मुझे समझ नहीं लगती बांग्लादेश का इस तरह का जो सिचुएशन है कि हसीना वाजिद को गिरा दिया गया, मुल्क दर बदर कर दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया, तो हिंदुस्तान का इससे क्या रिलेशन है? हिंदुस्तान क्यों परेशान है, इसकी रीज़न नहीं समझ लग रही है। ठीक है, माना कि वो बांग्लादेश का मसला था, हिंदुस्तान ने वाकई सपोर्ट किया था हसीना वाजिद की वजह से, हिंदुस्तान ने पैसा भी लगाया था बांग्लादेश में ये बात सही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हर मुल्क में पैसा इन्वेस्ट किया है। हिंदुस्तान के हर मुल्क के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, वो कोशिश करता है कि मेरी हर मुल्क के साथ तल्लुकात अच्छे हों। ठीक है और मेरी ही मानी जाए हिंदुस्तान, वो क्योंकि एक पावरफुल मुल्क है हिंदुस्तान, डिप्लोमेसी के हिसाब से, आईटी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इकॉनमी के हिसाब से दुनिया का पावरफुल मुल्क है हिंदुस्तान। उसने हर मुल्क को सपोर्ट करना होता है। अब अफ़गानिस्तान जब हुआ है तो उसने अफ़गानिस्तान के अपने बजट में, जो उनका बजट था उनमें 200 करोड़ रुपया अफ़गानिस्तान की सेहत के लिए भी रखा। हिंदुस्तान की तो कोशिश होती है हर मुल्क को सपोर्ट करें। ठीक है, इसी वजह से हिंदुस्तान ने हसीना वाजिद को भी सपोर्ट किया, हिंदुस्तान ने हसीना वाजिद की वजह से मुल्क में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। मगर ये समझ नहीं आया कि जी हिंदुस्तान को ख़तरा है, जी नया पाकिस्तान बन जाएगा। जी हिंदुस्तान को किस चीज़ का ख़तरा होगा? ठीक है जी, अब ये सूरत हो सकती है कि अवाम जो है ना, जो ये मज़ीद तबाही ना मचाए अपने मुल्क में, जो है ना बांग्लादेशी अवाम, ये तबाही मज़ीद ना मचाए अपने मुल्क में, अपने मुल्क के ख्याल करे। ये जो नुकसान हो रहा है ये अपने मुल्क का, उनका खुद का नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है खुद का। ठीक है, दुनिया फिर अच्छा नहीं समझेगी, फिर मुल्क की, आपके बांग्लादेश का फ्यूचर को नहीं नज़र आएगा फिर, अगर इस तरह की सिचुएशन रही। प्राइवेट चीज़ें भी आप मंजर आम पे लेके आ रहे हो, सोशल मीडिया में तस्वीरें हमने देखी हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए यार। बाकी हमारी यही दुआ है कि बांग्लादेश के हालात सही हों, कोई अच्छा लीडर उनको मिले जो बांग्लादेश को अच्छे तरीके से
लेके चले, ठीक है जी, बांग्लादेश को अच्छे तरीके से लेके चले और आवाम को उनके हकूक़ मिले, आवाम के हकूक़ की बात हो। जिस तरह हसीना वाजद ने आवाम के हकूक़ को दबा के रखा था ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम के हकूक़ की आवाज़ हो, वो जो भी लीडर आए वो अपने आवाम के हकूक़ का साथ दे, अपने आवाम के हकूक़ का मद्देनज़र रखे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। ये नहीं कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ तो मैं अपने ही घर को देखूँ, मैं दूसरे लोगों को ना देखूँ। नहीं, हम दूसरे लोगों को देखेंगे, ठीक है, तब ही हम अपने कामयाब होंगे। अब मोदी सरकार देख लें आप, उन्होंने जब से हुकूमत संभाली है वो अपने हिंदुस्तान को देख रहे हैं, हिंदुस्तान के अवाम को देखते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं अपने मुल्क का सोचते हैं, अपने हिंदुस्तानी अवाम का सोचते हैं, अपने मुल्क की इज़्ज़त और कदर में अपने मुल्क की वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है ना। आज अमेरिका जैसा देश भी हिंदुस्तान के आगे बात करने से डरता है, ठीक है। बाकी जो भी मामला है ना, ये अच्छे नहीं हुए मामला। बाकी इसमें किस मुल्क का फ़ायदा है ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, ठीक है, और किसका नुकसान हुआ है ये भी वक्त आने पे पता चलेगा। अभी तो जितने मुंह उतनी बातें हैं, अभी तक तो कोई समझ नहीं लग रही है। बाकी हालात वाकई बड़े ख़राब हो गए हैं बांग्लादेश के, और जो ये सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, इससे मज़ीद उनकी जहानत का पता चल रहा है, ठीक है। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेगा, बांग्लादेश में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेगा 100 बार, ठीक है। कहाँ पे कौन, ये जो आप देख लें सनती साहब से बांग्लादेश सबसे पहले नंबर पे था, तो अब देख लें बांग्लादेश की क्या सूरत हाल है। तो मेरी तो दुआ है कि बांग्लादेश के हालात अच्छे हो, किसी भी मुल्क में इस तरह की कोई सिचुएशन ना बने। मेरी ये दुआ है किसी भी मुल्क में इस तरह की कोई सिचुएशन ना बने। अल्लाह पाक हर मुल्क के हाल पर रहम फरमाए बस। और आवाम को मद्देनज़र रखें, जो भी फैसला करना हो सबसे पहले अपने आवाम को मद्देनज़र रखें। ये होती है बात, ये होता है लीडर जो अपने आवाम को मद्देनज़र रखता है फिर फैसले करता है। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।